रूपनगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का जमींदार एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी वहां पर एक व्यापारी आकर जमींदार से बोला, वाह 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 वाह, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरती है, बहुत शानदार। भाई मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूँ। वैसे ये मूर्ति कितने की बेचोगे आप? देखो, वैसे सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, परंतु तुम्हें मैं ये मूर्ति 25 स्वर्ण मुद्राएं में दे दूंगा। जबरदस्त, शानदार। जिसने भी ये मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। हाँ, सही कहा। मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 25 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर चला गया। कुछ देर बाद जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के सोहन नाम के एक युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार को देखकर सोहन प्रसन्न होते हुए बोला, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार सोहन को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाता हुआ बोला, ये लो भाई सोहन, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो, 5 मुद्राएं तुम्हारी और 5 मेरी, ठीक है? क्या 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 कह रहे हैं जमींदार साहब? इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर बनाई थी। देख सोहन, एक काम कर, किसी दिन तुम स्वयं ही अपनी ही मूर्ति बाजार में जाकर बेचकर देखना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके, तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार करो जिसे एक बार में कोई देखे तो बस देखता रह जाए, चाह कर भी अपनी दृष्टि हटा ना पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दाम में बिके। ये क्या थी, बिक गई, भला समझो। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। सोहन, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला इंसान था, वो नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। सोहन अपने आप से बोला, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना बोलकर सोहन मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर जमींदार अपनी हवेली में जाकर अपनी पुत्री पुष्पा से बोला, ये लो पुष्पा, 25 स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। पुष्पा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, आप सोहन के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि वो कितना भोला है और वो कितनी मेहनत से मूर्ति बनाता है। अरे, इसे भोलापन नहीं कहते पुष्पा, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने सोहन से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। पिताजी, वो आप पर विश्वास करता है। पुष्पा की बात सुनकर जमींदार हंसने लगा। अरे पुष्पा, वो मुझ पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करता है, और तुम फिर से सोहन की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन सोहन को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो पुष्पा, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया।
अगले दिन जमींदार सोहन के घर पर जाकर बोला, अरे सोहन, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई? जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई, इसीलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने न बनाई हो। सोहन, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब ये है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेचकर तुम्हारा थोड़ा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। अरे भगवान का दिया हुआ मेरे पास तो बहुत सारा धन है। मैं सारी जिंदगी ना कमाऊं तो भी मेरा जीवन आराम से कट जाएगा, आराम से जीवन भर खाऊंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कुछ न कुछ देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। सोहन ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार मूर्ति लेकर सोहन के घर से बाहर चला गया और अपने आप से बोला, हाँ, आज तो काफी देर हो गई। जंगल के रास्ते से चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊंगा। जमींदार मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते से चल दिया। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि तभी एक घुड़सवार जो कि वहां से गुजर रहा था, अचानक जमींदार को देखकर रुक गया। जमींदार ने देखा कि वो एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देखकर बोला, मैं रूपनगर राज्य के राजा उदयभान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन हूँ। आपको कौन नहीं जानता राजकुमार? ये तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर ये मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको ये मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आया हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा राजकुमार। बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वो मूर्ति को इसी गांव से लेकर आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वो मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊंगा। ठीक है? हाँ हाँ, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और क्यों नहीं राजकुमार, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। आप 10वें दिन मेरी हवेली में आ जाना। जमींदार की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार सोहन के घर पर जाकर उससे बोला, सोहन, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। ये सुनकर सोहन खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तब तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। मतलब? क्या है ना कि मैं एक सुंदर राजकुमारी की ही मूर्ति बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब देखो, हाँ, 8 दिन के अंदर मूर्ति बनाकर मैं आपको दे दूंगा। क्या बात है। ठीक है सोहन, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार चाहिए। और हाँ, इस मूर्ति के लिए मैं बाजार में बेचकर तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। हाँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया और सोहन दिन और रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा।
8वें दिन सोहन अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। हाँ, अरे मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मूर्ति मैंने बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह सोहन वाह, क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा और मूर्ति को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे सोहन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उम्दा प्रदर्शन। अरे तुमने मूर्ति तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर बनाई है। गजब कर दिया भाई, बहुत सुंदर। जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो सोहन, लाओ इस मूर्ति को अब मुझे दे दो। सोहन ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया। जमींदार उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली आ गया। मूर्ति को देखकर जमींदार की बेटी पुष्पा आश्चर्य से बोली, पिताजी, इस बार सोहन ने मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है। हाँ पुष्पा, मगर वो मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। पिताजी, फिर तो आपको ये बात सोहन को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी कि इस मूर्ति को सोहन ने बनाया है। ध्यान रखना पुष्पा, गलती से भी राजकुमार के सामने ये मत बोल देना कि इस मूर्ति को सोहन ने बनाया है। बड़ी आई, अरे क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि ये मूर्ति मैं बनाता हूँ। जमींदार नहीं जानता था कि कक्ष की खिड़की के बाहर गांव का बल्लू नाम का व्यक्ति उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था। वाह 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 वाह, यह मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और इसे रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूंगा। मुझे बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। रात के समय बल्लू आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुसकर उस मूर्ति को चुराकर जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले गया। हाँ, रात यही तालाब के पास गुजार लेता हूँ। सुबह इस मूर्ति को रूपनगर राज्य में ले जाकर बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार की आंख खुली तो मूर्ति को गायब देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा और जमींदार गुस्से से पुष्पा से बोला, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, मैं समझ गया, उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि सोहन ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। जमींदार, हम आ गए हैं। लाओ, मूर्ति बन गई। क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बनाकर तैयार कर दिया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही। लगता है कोई चुरा कर ले गया है राजकुमार। मैं क्षमा चाहूंगा, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। ये सुनकर राजकुमार अभिनंदन क्रोधित होते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो? मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार जी,
मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूँ। मुझे किसी भी हालत में सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? इतना बोलकर राजकुमार गुस्से से वहां से सैनिकों के साथ चले गए। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर सोहन के घर पर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ देखकर सोहन घबराते हुए बोला, क्या हुआ जमींदार साहब? ए, बनो मत सोहन, सीधी तरह से बता दो कि वो मूर्ति कहाँ है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार अभिनंदन मुझे धमकी देकर गया है। राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार से किया था, परंतु कल रात वो मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है भाई। हा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार गांव के लोगों से बोला, वाह 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 वाह, देखो भाइयों, देखो देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी मूर्तियां कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदता, मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे बाजार में बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके, और इसने मेरे साथ क्या किया देख रहे हो। तभी एक गांव वाला सोहन से बोला, देखो सोहन, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। अरे अरे, मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगा? अरे मुझे क्या पता क्यों चुराएगा, मैं कुछ नहीं जानता। कल मुझे वो मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना बोलकर जमींदार गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। सोहन रोता हुआ अपने आप से बोला, हे भगवान, अब ये एक रात में मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर पुष्पा आ पहुंची और सोहन से बोली, इन सब का कारण मेरे पिता है। क्या मतलब? मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वो तुमसे मूर्ति ले जाकर बाजार में सोने के दाम बेच रहे थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। सोहन, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई, मगर पिताजी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए बोला था। राजकुमार यही समझता है कि मूर्ति तुम नहीं, मेरे पिता बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बनाकर दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का ही बल्लू नाम का व्यक्ति घर में दबे पांव घुस आया और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। ये सुनकर सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह, क्या इसके बारे में तुम्हारे पिता जानते हैं? नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा देंगे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना आक्रोशित हो जाएंगे कि वो पिताजी को जान से मारने की ही धमकी दे डालेंगे। सोहन, अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ। हो सकता है कि बल्लू अभी रूपनगर राज्य ना पहुंचा हो। तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। पुष्पा की बात सुनकर सोहन तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर बल्लू
रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते जा रहा था। वो गुफा तक पहुंचा ही था कि तभी एक बूढ़े सैनिक की नजर बल्लू पर पड़ी। बल्लू के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर वो बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिकों से बोल पड़ा, जाओ, जाकर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत बल्लू को गिरफ्तार करके बूढ़े सैनिक के पास ले आए। बल्लू सैनिकों को देखकर घबरा गया। अब मैं एक व्यापारी हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले ये बताओ, तुम्हें ये मूर्ति कहाँ से मिली? बल्लू तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों पर गिर पड़ा। अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये मूर्ति कल रात ही जमींदार के घर से चुराई थी। अब मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर सोहन बल्लू को ढूंढते हुए आ पहुँचा और उस मूर्ति को देखकर उस बूढ़े सैनिक से बोला, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने बनाकर जमींदार को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यही मूर्ति तो मेरी है। ये सुनकर बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से बोला, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में बल्लू और सोहन मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा उदयभान के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देखकर राजा उदयभान बुरी तरह से चौंकते हुए बोले, ये तो मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रवती की मूर्ति है। राजकुमारी चंद्रवती कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी। फिर उसके बाद वो कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इस गुफा में आता हूँ और अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रवती को याद करता हूँ। अब ये बताओ, ये मूर्ति किसने बनाई है? तभी राजा उदयभान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन वहां आ पहुंचा। पिताजी, ये मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है ये दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी सोहन राजकुमार अभिनंदन से बोला, नहीं 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 नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन ये मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को ये मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाता हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता है। राजा उदयभान सोहन की ओर देखकर गौर से बोले, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रवती को देखा है? नहीं नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा है। एक हफ्ते पहले की बात है कि जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो तुम। मेरी पुत्री को बगैर देखे हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी चंद्रवती को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार की पुत्री पुष्पा और जमींदार को पकड़कर गुफा की ओर ले आए। राजकुमार अभिनंदन जमींदार की ओर देखकर बोला, क्या ये मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, ये वही मूर्ति है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका नाम सोहन है, वो बता रहा है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम बनाते हो। चलो, अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है? राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय? इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अरे ये सोहन झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। तुम जानते हो, ये मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी चंद्रवती की है,
जो कुछ वर्ष पहले इसी गुफा के आसपास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी चंद्रवती को अवश्य देखा होगा, क्योंकि सीधी बात है, बगैर देखे तुम हूबहू मेरी बहन की तरह दिखने वाली मूर्ति तो नहीं बना सकते हो ना। बोलो, कहाँ देखा है? इतना बोलकर राजकुमार अभिनंदन ने अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से जमींदार से बोला, चलो अब बताओ, कहाँ है मेरी बहन? ये सुनकर जमींदार बुरी तरह से घबरा गया। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, ये सोहन सही बोल रहा है। अरे मूर्ति मैंने नहीं बल्कि सोहन ने बनाई है, बल्कि मैं तो सोहन के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूँ। सोहन की बनाई हुई मूर्तियाँ मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूँ और सोहन को कुछ नहीं देता। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी चंद्रवती की चेहरे की मूर्ति असली चंद्रवती में परिवर्तित हो गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी चंद्रवती मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, वर्षों पहले जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अब से किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तेरी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तेरी मूर्ति घूम फिर के इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब तू उस मूर्ति के द्वारा अपने असली रूप में आ जाएगी। राजा उदयभान बरसों बाद अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो गए। तभी जमींदार की पुत्री पुष्पा जमींदार से बोली, पिताजी, आपसे कहा था मैंने कि सोहन के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी ना। धोखे का अंजाम बुरा ही होता है। सोहन राजकुमार अभिनंदन से बोला, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा? देखा तुमने, तुम जिसे अब तक लूटते आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान बख्शता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से वर्षों बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। जाओ। राजकुमार ने उसी समय बल्लू को कारागार में डलवाने का आदेश दे दिया और राजा उदयभान ने सोहन को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर महल चले गए। जमींदार उस दिन के बाद सुधर गया। जमींदार ने अपनी पुत्री का विवाह सोहन से कर दिया और उस दिन से सोहन जमींदार की हवेली में ही पुष्पा के साथ रहने लगा।